एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, वो किस नेचर का है, वो यूनिटरी नेचर का है या वो फेडरल नेचर का है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन लाया है। इस प्रेजेंटेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि ये डुअल पॉलिटी सिस्टम क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है हमारा इंडिया में दो तरह की वो होती है, गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उसका मतलब कंटेक्स्ट क्या है ना। क्या वो फेडरल नेचर का है या वो यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का है या वो क्वासी फेडरल नेचर का है। तो इस चीज़ को समझने के लिए ये प्रेजेंटेशन मैंने लाया है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये बताता है कि अगर हम समझना चाहें कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है तो पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला बात है जो फेडरल नेचर होता है उसमें क्या चीज़ें आती है कि नीचे देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, उसमें देखिए कि फेडरल नेचर, इसका मतलब क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्प्लीफाई अ फेडरल स्ट्रक्चर बैलेंसिंग पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर गवर्नेंस एट मल्टीपल लेवल्स। मतलब क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पावर होती है ना, पावर का जो बैलेंस होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो बताना। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिटरी बायस क्या होता है तो डिस्पाइट इज फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर तो है ही, साथ में यूनिटरी नेचर का भी है। ठीक है, वो क्या करता है कभी कभी सेंट्रल को बहुत ज़्यादा पावर देता है, बहुत सारे मैटर्स में सेंट्रल के पास पावर ज़्यादा होती है। तो इस बेसिस पर हम इसको यूनिटरी कह सकते हैं, बाकी आगे के वीडियो में हम देख लेंगे इसको और डिटेल में। अगर हम डुअल पॉलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, तो डुअल पॉलिटी का मतलब होता है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स होती है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है पहली बात तो, और ये सुप्रीम है। अगर हम कैल्सन की ग्रैंड नॉर्म को पढ़ें, कैल्सन जो हमारे जुरिस्प्रूडेंस के कैल्सन एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि ग्रैंड नॉर्म है ना, तो इंडिया का जो ग्रैंड नॉर्म है लॉ का वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहली बात तो रिटर्न है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट आता है, और साथ में ये सुप्रीम भी है। ठीक है, और ये क्या है, एक अल्टीमेट लीगल अथॉरिटी है, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर को समझे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें पहला फेडरल नेचर, दूसरा यूनिटरी बायस है, तीसरा डुअल पॉलिटी और चौथा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो अगर हम समझे कि डुअल पॉलिटी या डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, तो डुअल पॉलिटी का मतलब यही होता है कि भाई दोनों जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न होना चाहिए और सुप्रीम होना चाहिए, जो कि है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है। अगर हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करें तो हमारे जो थ्री लिस्ट है, थ्री लिस्ट मतलब हमारा जो लेजिस्लेचर है लॉ मेकिंग बॉडी, हमारा जो एग्जीक्यूटिव है जो लॉ को एग्जीक्यूट कराता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और तीसरा हमारा जुडिशरी जो हमारा लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो ये जो तीनों बॉडी, इनमें जो डिवीजन ऑफ पावर वो क्लियर दिखता है ना, मॉन्टेस्क्यू का जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्लियर दिखता है, थ्री लिस्ट में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया का अंडरस्टैंडिंग अगर समझे तो पहला बात है कि हमारा जो जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंश्योर करता है कि हमारा जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रहे, उसमें किसी भी अगर सेंट्रल का या स्टेट बॉडीज़ का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है ना, एज द हाईएस्ट कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट प्लेज अ वाइटेल रोल इन द इंश्योरिंग जस्टिस बाय रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। ये हर तरह के कन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है। ठीक है, राइट्स को सेफगार्ड करते हैं। अगर आप रीट्स की बात करें है ना, पीआईएल अगर हम जो डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, फंडामेंटल राइट्स के हनन पे, है ना। एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कंट्री का जो रूल ऑफ लॉ है उसको ये इंश्योर करता है। तीसरी चीज़ क्या है कि बाई कैमरल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब इसमें दो हाउसेस होती है, एक लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं और एक राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि लोकसभा फंक्शंस, जो लोकसभा होता है, जो हमारा लोकसभा मतलब जो हमारा हाउस ऑफ द पीपल है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेकिंग लॉज को बनाने में। क्या वो रिप्रेजेंट करता है, इलेक्टोरेट,
ओवरसीइंग द गवर्नमेंट, प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो लोकसभा क्या करता है, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा हमारा अपर हाउस होता है जो स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम चेक एंड बैलेंस की बात करें तो जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, मतलब एंशियल फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर इन द गवर्नेंस। मतलब दोनों का अपना अपना काम है। जुडिशरी का क्या है, लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम है। लेजिस्लेचर का क्या है, लॉ मेकिंग का काम है, ठीक है। अगर हम यूनिटरी फीचर की बात करें, अभी हमने देखा था फेडरल, अगर हम यूनिटरी, अगर हम ये बात करें कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नेचर का भी है, तो उसमें पहला पॉइंट ये आता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग पावर उनके पास होती है। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, तो इमरजेंसी के टाइम पे जो जितनी भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज बॉडी है, एक सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम हमारे यहाँ पे, कि हमारा जो इंडिया है वो क्या करता है कि सिटीजनशिप सिंगल प्रोवाइड करता है, ठीक है। वन नेशन आइडेंटिटी मिलता है, अनलाइक सम फेडरल सिस्टम, ठीक है। सिंगल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ऑपरेट्स अंडर अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक फेडरेशन दे हैव सेपरेट डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे हम सब गवर्न होते हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर आप क्या कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एडेप्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर रिलेटिवली इजियर अमेंडमेंट एनहांसिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे शो करता है, हमारा जो अमेंडमेंट है वो ईजिली हो जाता है, ठीक है, बहुत ईजिली होता है कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वगैरह में चेंजेस करनी है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे हो जाता है। अदरवाइज ये बहुत ईजियर है, ईजिली आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको अमेंड कर सकते हो। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, तो इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड कंट्रास्टिंग विथ मोर इंडिपेंडेंट स्टेट कोर्ट्स एज वेल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एज एपेक्स, ऑब्वियसली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट के नाम में होता है। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में हाई कोर्ट एपेक्स कोर्ट के तौर पर काम करता है। अगर हम गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की बात करें या इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिसी है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या लिख रहा है देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स इन द सेंट्रलाइज्ड, मतलब गवर्नर है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिकेटिंग एन यूनिटरी फीचर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नेंस। क्या बता रहा है कि यूनिटरी फीचर की बात ये बता रहा है कि जो गवर्नर है उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन एनहेंस सेंट्रल कंट्रोल, तो the constitution allow the central government to assume greater control over state during emergency showcasing of the unitary bias। तो इसमें क्या बताता है कि जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे इमरजेंसी की बात आती है तो उस टाइम सेंटर के पास सारी पहुंच जाती है। गवर्नर प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टेट अफेयर्स, तो दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंटली, मतलब गवर्नमेंट के पास स्टेट के अफेयर्स को लेकर ज़्यादा पावर होती है। अदरवाइज वो रहते तो प्रेसिडेंट के अंडर में ही है। Constitutional provisions dictate appointments, तो the specific provision of the constitution outline how governors are appointed and their power during the emergency, क्या power होगी और वो कैसे appoint होंगे। Unitary bias affected federalism, the centralization through governors and the emergency provision impact the balance of the power within the federal structure, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें ऑल इंडिया सर्विस और क्वासी फेडरल नेचर की, तो इसमें पहला है कि ऑल इंडिया सर्विस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस लाइक IAS और IPS, इसकी अगर हम बात करें, ऑफिसर्स सर्व बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कंसिडर द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या शो करता है, यूनिटरी फीचर की बात करता है। अगर हम क्वासी फेडरल नेचर की बात करें तो डिस्क्राइब एज अ क्वासी फेडरल और फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। क्वासी फेडरल है, फेडरल है, लेकिन इसके पास एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस भी है, ठीक है। स्टैब्लिश अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ सिग्निफिकेंट सेंट्रल पावर, फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन सेंट्रल के पास एक सिग्निफिकेंट पावर है। तो लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी इन द गवर्नमेंट, तो ये क्या बताता है, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बताता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नेंस की बात आज करें तो ग्रास्पिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गवर्नेंस इन इंडिया रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डुअल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द बैलेंस बिटवीन फेडरलिज्म एंड सेंट्रलाइजेशन, दोनों में बैलेंस बना के चलता है। इम्पैक्ट पॉलिसी मेकिंग एंड स्टेट ऑटोनॉमी इन द कंट्री, ये क्या इंश्योर करता है कि स्टेट की ऑटोनॉमी भी है पॉलिसी मेकिंग में, और साथ में दोनों के पास पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन स्टेट का एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी